नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब आप किस तरह से देखते हैं कि क्या हुकूमत IMF के दबाव के बावजूद एक अवामी बजट पेश कर सकती है, कर सकेगी, या हमेशा की तरह कुर्बानी का बकरा आम आदमी ही बनेगा? देखिए दुआ, मेरे ख्याल में अवामी बजट यही बात होती है हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो इससे पहले भी हम IMF के प्रोग्राम में गए हैं, वो मैंने इसी प्रोग्राम में बारहा पहले भी ये बात कही है कि जब IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें साल डेढ़ साल जो है हमें बड़ी स्टेबिलिटी नज़र आती है इकोनॉमी में, मईशत में। हमें सारे माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है असल सिचुएशन उसके बाद स्टार्ट होती है जब गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ की तरफ जाती है, और जब गवर्नमेंट जो है वो इतना कॉन्फिडेंस ले लेती है कि उसने आवाम को रिलीफ देना है। देखिए, आपकी इकोनॉमी में बेसिकली स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, उन्हीं स्ट्रक्चरल फ्लॉज का बारहा जिक्र किया गया, बारहा माहिरीन इक़्तिसादियात की तरफ से उसकी तरफ इशारा किया गया, साफ़ियों की तरफ से उसकी तरफ इशारा किया गया। हम उस तरफ जो है वो जाने में हमारे लिए प्रॉब्लम होते हैं। अभी भी अगर आप देखें, सैलरीड क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली, आप इसी माली साल के पहले 10 माह को देखें तो उसमें तकरीबन सैलरीड क्लास ने कोई 450 अरब रुपए के करीब जो है वो टैक्स दिया है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप रिटेलर को देखें कि रिटेलर का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो रिटेलर से जो है वो टैक्स जो है वो वसूली नहीं हुई। इसी तरह से गवर्नमेंट ने पिछले इसी माली साल में जून में जब ताजर दोस्त स्कीम अनाउंस की, बड़े फैनफेयर से कहा गया कि जी 50 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे ताजरों से, लेकिन इकट्ठा क्या किया गया? मेरे ख्याल में कोई 4 मिलियन के करीब रुपए इकट्ठे किए गए, और ये भी बताया गया IMF को। तो सैलरीड क्लास के ऊपर भी अभी भी IMF ने जो कंडीशन रखी है, ये गवर्नमेंट नो डाउट चाहती है कि वो रिलीफ दे आवाम को। अगेन, जैसे मैंने कहा कि वो इतना कॉन्फिडेंस शायद आ गया है कि स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, और लोगों को जो है रिलीफ सैलरीड क्लास को देना चाहिए। लेकिन वहां पे IMF की तरफ से ये बात आती है कि जी आपने अगर रिलीफ देना है तो वो दूसरे मेयर्स लेके आए, वो जो हाई एंड पेंशनर्स हैं उनके ऊपर जो है आप उनके ऊपर टैक्स लगाएं, और वहां से जो पैसा है वो आप जो है वो सैलरीड क्लास को वहां से रिलीफ दें। अभी जो है 6 से 10% की बात की जा रही है कि सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी काबू में रही, इसी वजह से 6 से 10% की बात की जा रही है, जो कि अगेन फाइनल अभी तक नहीं है। फिर IMF जो है वो आपको, जो आपका रियल स्टेट सेक्टर है वो बिल्कुल खड़ा हो गया, वो स्टैग्नेट हो गया, उसमें जो है कोई भी, ये पूरा हमने 1 साल देखा, उसमें कोई भी एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कुछ इंसेंटिव देना चाह रही है, कुछ रिलीफ देना चाह रही है, लेकिन अगेन वहाँ से IMF की तरफ से पुशबैक आ रहा है उसके ऊपर। फिर पेंशनर, हाई एंड पेंशनर की बात कर रहे हैं, यानी वो लोग जिनकी पेंशन जो है वो मेरे ख्याल में हमारी तनख्वाहों के डबल जो है वो होगी, लेकिन उनकी तरफ गवर्नमेंट जा नहीं रही, क्योंकि वो एक पॉलिटिकली जो है वो एक अनपॉपुलर डिसीजन होगा। सही। तो गवर्नमेंट अगर ये और जो आगे कंडीशन सामने और भी आ रही है, दुआ एक चीज जिसका मैं जिक्र इन पर्टिकुलर करूंगा, वो जो इकोनॉमी में आप जो आपकी जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनको, इकोनॉमी को ओपन करने की जो बात की जा रही है, तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में लोकल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी डेंजरस चीज हो गई, और इसके ऊपर इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री ने मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को वार्न भी किया है कि तकरीबन 15 ऐसे सेक्टर्स हैं जिससे जो है वो वहाँ पे वो इफेक्ट होंगे। आप इंपोर्ट्स जो हैं उनको अलाउ करेंगे जब आप अपनी ड्यूटीज को कम करेंगे, तो वो जो आपका लोकल, और मुझे इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि देखें इस वक्त अमेरिका में ट्रंप जो है वो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो टैरिफ्स बढ़ा रहा है, उसने सारी दुनिया के साथ एक टैरिफ की जंग छेड़ रखी है
लेकिन यहाँ पे हमारे पास IMF हमें कह रहा है कि जी आप टोटली ओपन करें अपनी इकोनॉमी को, आप ग्रेजुअली 5 साल में जो है वो आपके जो ड्यूटीज़ हैं उनको, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को आप नीचे लेके आए, तो उससे आपकी लोकल इंडस्ट्री को क्या, देखिए ना सिर्फ ये कि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो इफेक्ट होगी, बल्कि उससे एसोसिएटेड जो जॉब्स हैं वो भी उनके ऊपर कट लगेगा, और आपकी वो जो एक्सपोर्ट की चीजें जो वो प्रोड्यूस करती हैं उससे जो हमें फॉरेन एक्सचेंज आता है वो इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो इस पोजीशन में है, या मैं ये दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को अब भी जो है, ऑल्दो कि ये कड़वी गोली है, ये कड़वी बात मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी जो इतना कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि अभी आपने स्टेबिलिटी अचीव की है, नो डाउट एक मिनी मिरेकल अचीव किया है, तो कंसोलिडेशन की जो फेज है उसकी तरफ जाना चाहिए, और पॉपुलर डिसीजन जो है वो नहीं लेने चाहिए। जी आमिर साहब। देखें, पहले तो पूरी कौम को आज यौम तकबीर मुबारक, और मेरे हिसाब में तो सवाल भी आज यही होना चाहिए था पहला, जो कि दिन बनता है कि हम जो अभी इंडिया से जंग जीते हैं उसके पीछे वो फोर्स मौजूद है जो हमारे पास एटमी कुव्वत की सूरत में मौजूद थी। 27 साल पहले आज के दिन जब हम अनाउंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो इस वक्त खैर जश्न था, हम यहीं पे मौजूद थे और लोग खुशी के मारे, और सारे कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कहीं पे भी कोई जगह नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में लोग खुश थे कि हम जो एक परेशानी में आए थे कि पता नहीं एटमी धमाके हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और इंडिया ने कर दिए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उससे कुछ अरसा पहले एक साउंड बैरियर इस्लामाबाद में हुआ कि जनाब एक धमाके की आवाज़ आई, और डॉक्टर कदीर मरहूम अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास इससे बहुत कुछ आगे है, और फिर लोगों को इत्मीनान हुआ कि हमारे पास वाकई सब कुछ है। ये ऐसी बात नहीं है, मतलब उस वक्त मरहूम डॉक्टर शेर अफगन वफाकी वजीर थे, उस धमाके पे उन्होंने कहा मेरी कार लड़खड़ाई है, मैंने लोगों से पूछा ज़लज़ला है, तो उन्होंने कहा नहीं, उस साउंड बैरियर की आवाज़ थी, वो इंडिया ने कारनामा दिखाया था। तो लोगों को कुव्वत दिखाई जाती है, बताया जाता है। फिर नवाज शरीफ ने वो मुश्किल तरीन फैसला किया जिसमें एटमी धमाका हमने किया, वो हमारे ऊपर पाबंदियां भी लगी, और उन्होंने ये फैसला भी इसी बुनियाद पे किया था कि अगर सिर्फ पाबंदियां ही हैं तो ये कौम सह लेगी, कि हमें अपना जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ करना है, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। जैसे मरहूम भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो इस कौम ने पूरी तरह इस पूरे प्रोग्राम की आबियारी की है। तो आज जब हम इस पे आ गए हैं कि जी पेंशन है, ज़ाहिर है उसमें हमारी गलतियां हैं ना, यहाँ पे कभी कोई फौजी हुक्मरान कोई ड्रामा लगा के बैठ जाता था, कभी कुछ, कभी अमेरिका के पैसों के सारे चलते थे, और जैसे ही पैसे गए सारे के सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ही गायब थे, कोई काम ही नहीं था। यही भुगता ना हमने इस सारे टाइम के अंदर, लेकिन अगर कुछ बनाया तो वो था हमारा दिफा, जिसने आज भी हमें इस काबिल रखा अल्हम्दुलिल्लाह कि इंडिया को 5 गुना बड़े अपने मुल्क को हमने उसके मुकाबले में इतनी बड़ी फोर्स को हमने शिकस्त दी। अब हम जहाँ खड़े हुए हैं, कुर्बानियाँ तो बेचारा अवाम हमेशा से ही देता है। वो जो कह रहे थे ना नवीद साहब, उनके शायद फिक्रा वैसे निकला कि एक अनपॉपुलर डिसीजन होगा पॉलिटिकल कि अगर वो हाई अचीवर पेंशन्स को टैक्स लगाएंगे, और उन्होंने साथ अपनी मिसाल दी। माशाल्लाह बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितनी तनख्वाहें हैं, तो ऐसे पेंशनर्स को तो ढूंढ के लाएंगे ना, तो पता नहीं सैकड़ों भी मुश्किल निकलेंगे। ज़रूर लगना चाहिए उन पर टैक्स। जैसे हम कहते हैं ना जी, सिगरेट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ख़राब कर रही हैं, उन पर टैक्स लगाएं, लेकिन उतना लगाएं कि इंडस्ट्री आपकी चले। जैसे वो ड्यूटी की बात की कि हमारे यहाँ अब ज़ाहिर है IMF बजट बनवा रहा है, आपको कर्जे दे रहा है, लोगों से मांगे तांगे हुए हमने ज़र मुबादला रखे हैं, तो वो शराइत आयद करते हैं ताकि उनके मुल्कों में जहाँ से ये कर्जे हम ले रहे हैं उनकी चीज़ें यहाँ पे बड़े आराम से बगैर ड्यूटी के आ जाएं, एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगे, टैरिफ ना लगे। और ट्रंप की उन्होंने वाज़ेह मिसाल दे दी, लेकिन ट्रंप को इस सब के बावजूद मुँह की खानी पड़ रही है। तकरीबन रिवाइज कर रहे हैं वो सारे टैरिफ्स को जो वो समझ रहे थे कि वो दबा लेंगे। हर चीज़ का एक